जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हमने एनडीए 1 2025 और सीडीएस 1 2025 के लिए जो फ्री बैचेस स्टार्ट करे हैं उसमें मैं विशाल आपके लिए जीएस क्लास जो है कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, और हमारी जीएस क्लास को कंटिन्यू करते समय काफ़ी टाइम हो गया है और उसमें मैं आपके पॉलिटी सब्जेक्ट में टॉपिक पे पहुंच चुका हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 2 3 कवर कर ली है, यानी कि आर्टिकल्स 1 to 35। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के पार्ट 4 की, जो कहता है डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये क्या कहता है, इसमें कौन से आर्टिकल्स हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज बच्चों, जो डीपीएसपी है उसके फुल फॉर्म में ही इसके थीम, इसके सार के बारे में आप जान सकते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, दिस इज चैप्टर 4 यानी कि पार्ट 4 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें अगर कोई आपसे पूछे आर्टिकल्स कितने आते हैं तो आप आर्टिकल्स मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल्स आर फ्रॉम 36 to 51, 36 से लेके 51 ये आर्टिकल्स इस पार्ट में दिए गए हैं। और इस चैप्टर का नाम, जो पार्ट का नाम है डायरेक्टिव। तो डायरेक्टिव का मतलब आप क्या कह सकते हैं, डायरेक्टिव मीन्स व्हाट, तो यू कैन से डायरेक्टिव का मतलब होता है निर्देश, और निर्देश का मतलब एक प्रकार से होता है ऑर्डर। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। प्रिंसिपल माने क्या होता है बेटा, सिद्धांत, नहीं? ठीक है, तो यहां पर कुछ ऑर्डर दिया गया है, कुछ निर्देश दिए गए हैं, कुछ गाइडेंस दी गई है। क्या दी गई है? गाइड किया गया है ना, मार्गदर्शन किया गया है कि भाई राज्य, स्टेट माने राज्य, तो राज्य अपनी पॉलिसी, अपनी जो भी नीति बनाएगा, अपनी जो भी अपने लॉज बनाएगा राज्य को चलाने के लिए, तो राज्य की जो नीति है उसको गाइड करने के लिए किन प्रिंसिपल्स पर, किन सिद्धांतों पर वो अपनी नीतियां बनाएंगे, वो इस चैप्टर में दिया गया है। दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला, राज्य सरकार अपनी जो भी पॉलिसी, जो भी नीति, जो भी लॉज बनाएगा उनको गाइड करने के लिए इस चैप्टर में ऑर्डर दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं कि वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे, किन सिद्धांतों पर, किन प्रिंसिपल्स पर राज्य अपनी नीतियों को बनाएगा। तो ये एक प्रकार से राज्यों की नीतियों को बनाने के लिए गाइडेंस दी गई है। अब हम बात करते हैं इसमें दिए गए जो आर्टिकल्स हैं। सबसे पहली चीज आप ध्यान रखना, आर्टिकल 36। तो ये आर्टिकल 36 में, इस आर्टिकल में दोबारा से राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्या करा गया है बेटा? द वर्ड स्टेट, द वर्ड स्टेट इज डिफाइंड, द वर्ड स्टेट इज डिफाइंड, है ना। राज्य शब्द को पुनः परिभाषित, डिफाइन किया गया है। हमने आर्टिकल 15 में भी ये पढ़ा था कि राज्य किन शब्दों से मिलकर के बनता है। लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेशन, जहां पर एक सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, है ना, भारतीय सार्वजनिक भारतीय उपक्रम हो, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रशासन हो, है ना, लॉ मेकिंग बॉडी हो, इन सब से मिलकर के राज्य गठित होता है। राज्य हम किस चीज को कहते हैं वो इस आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है। सेकंड, आर्टिकल 37, ये जो आर्टिकल 37 है ये हमें बताता है कि देखो डीपीएसपी जो है, राज्यों के जो कर्तव्य हैं ये नॉन जस्टिसेबल है। दीज आर नॉन जस्टिसेबल का मतलब है ये इन्फोर्स नहीं किए जाते किसी कोर्ट के द्वारा, है ना। लाइक आप किसी भी न्यायपालिका में डीपीएसपी को लेकर के नहीं जा सकते कि राज्य सरकार अपने इन सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है। ओके, सो दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल। वहीं पर हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था। फंडामेंटल राइट्स क्या था, तो आप ध्यान रखना, दोज वर जस्टिसिएबल, वो जस्टिसिएबल थे। जबकि डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी आपके नॉन जस्टिसिएबल हो गए। फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्सेबल किया जा सकता है न्यायपालिकाओं के द्वारा, लेकिन डीपीएसपी को न्यायपालिका के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 38 में ध्यान रखना, आर्टिकल 38 में ये बताते हैं कि भाई देखो, राज्य सरकार पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी। किसके लिए वेलफेयर के लिए काम करेगी? वेलफेयर ऑफ द पीपल। और ऐसे काम करेगी कि एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहे। क्या मेंटेन रहे बेटा? सोशल ऑर्डर। तो आर्टिकल 38 कहता है जो राज्य सरकार है वो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हितों के लिए, वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, और एक सामाजिक व्यवस्था बिगाड़े बिना, समाज में जो सोशल ऑर्डर मेंटेन है वो सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े, जैसे कि कोशिश करेगी कि जो
आय की असमानताएं हैं उनको कम करना, ठीक है ना। ये आर्टिकल 38। अब आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 के बहुत सारे क्लॉजेज हैं। इसके क्लॉज हैं ए बी सी डी ई, ए कह लो, है ना, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ओके। ऐसे ही एक है आपका ई, एक है आपका एफ, एक है कैपिटल ए, ओके। तो ध्यान रखना आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39 में ए से लेके ई तक तो पहले से ही था, लेकिन इसी में आर्टिकल 39 एफ बाद में जोड़ा गया, और एक आर्टिकल 39 कैपिटल ए ये भी बाद में जोड़ा गया, ओके। अब ये क्या क्या है समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 39 कहता है कि हमें जीवन जीने के लिए जो साधन है, अपनी आजीविका चलाने के लिए, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, आजीविका। आजीविका मतलब जैसे अगर मुझे नौकरी करनी है, व्यवसाय करना है, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपना बिजनेस करना है, तो उसके लिए बिजली, पानी, सड़क, प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी व्यवस्थाएं तो राज्य सरकार देगी। अगर ये सब व्यवस्थाएं मुझे नहीं मिली तो ना तो मैं जॉब कर पाऊंगा ना बिजनेस कर पाऊंगा। तो जीवन जीने के लिए साधन, पर्याप्त साधन देना, है ना। टू राइट टू एन एडुकेट लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन्स, हर राज्य के जो नागरिक हैं उनको जीवन जीने के लिए जो साधन है वो राज्य सरकार देती है, पर्याप्त साधन, ध्यान रखना। दूसरा, कोई भी महिला हो या पुरुष हो, देखो महिला हो या पुरुष हो, एक जैसे काम के लिए एक जैसे पे। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को सैलरी कम मिलेगी उसी सेम जॉब के लिए, सेम काम के लिए, और पुरुषों को सैलरी ज्यादा मिलेगी। एक जैसे काम के लिए महिला हो या पुरुष हो आपको सैलरी बराबर मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपको कह रहा है कि द हेल्थ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स एंड चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज ड्यू टू इकोनॉमिक नेसेसिटी, है ना। अब यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जितने भी आपके राज्य में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, है ना, तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको आर्थिक तंगी की वजह से कोई ऐसे सरकमस्टांसेस राज्य आने दे कि वो अपनी हेल्थ से खिलवाड़ करें। ध्यान रखना, मैं अलग से यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। अब कोई जल्दबाजी नहीं है, आर्टिकल 39 को समझने के लिए मैं आपको अलग से यहाँ मेंशन करके बता रहा हूँ, डोंट वरी। देखो सबसे पहले आर्टिकल 39 का ए, अभी ये जो लिखा है इसको भूल जाओ, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। आर्टिकल 39 ए कहता है सोर्सेज प्रोवाइड कराना। सोर्सेज कौन प्रोवाइड कराएगा, राज्य सरकार। सोर्सेज किसके लिए, जीवन जीने के लिए साधन देना, साधन राज्य सरकार देगी जीवन जीने के लिए। दूसरा, अभी इसको भूल जाओ, राज्य सरकार के पास जो भी संसाधन मौजूद हैं, रिसोर्सेज का मतलब संसाधन, जितने भी संसाधन राज्य सरकार के पास मौजूद है उन संसाधनों का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिवाइडेशन होगा, उनका जो बंटवारा होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए। एग्जाम्पल समझो, मानो एक परिवार है, परिवार के उस परिवार में जो है 3 बच्चे हैं, तो माता पिता के पास जो भी संसाधन मौजूद हैं, चाहे घर है, चाहे गाड़ी है, चाहे लैपटॉप है, कोई फार्म हाउस है ना, व्हाटएवर, साइकिल हो, बाइक हो, तो उन सभी संसाधनों पर सभी बच्चों का बराबर अधिकार होगा, कोई इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में भेदभाव नहीं किया जाता। तो राज्य सरकार के पास जो संसाधन मौजूद हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होगा। ध्यान रखना, मैं इनफॉर्मल वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। एग्जैक्टली वैसा नहीं है जैसे फैमिली में मैंने आपको बताया, बस थोड़ा सा आपको एक आइडिया लगता है कि सरकार संसाधनों का जब बंटवारा करेगी तो उसमें भेदभाव नहीं करेगी, जैसे मानो टेंडर निकाल दिया। क्लियर है। अच्छा, फिर इसके बाद सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि सरकार अपनी जो भी पॉलिसीज बना रही है, जो नीतियां बना रही है, जो काम कर रही है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, ऐसा ना हो कि किसी विशेष वर्ग के अपने फायदे के लिए नहीं, पब्लिक वेलफेयर, यानी कि ऐसा ना हो कि एक विशेष वर्ग को ही सारे फायदे पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि राज्य सरकार ऐसे काम, इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है कि एक वर्ग और अमीर होता जा रहा है और एक वर्ग बिल्कुल गरीब होता जा रहा है। तो हमारे समाज में एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल को लाने के लिए समाजवाद क्या कहता है, सबकी बराबर तरक्की हो, अमीर भी अमीर हो, गरीब को भी गरीबी से ऊपर हटाना है। ऐसा नहीं है कि अमीर और गरीब के बीच का जो डिस्टेंस है, जो अंतर है, वो बढ़ता चला जाए। तो यहाँ पर C39 के C में क्या मेंशन होता है कि वेल्थ का कंसंट्रेशन होने से रोकना, वेल्थ
का कॉन्सेंट्रेशन होने से रोकना, ठीक है। वेल्थ का कॉमन डेट्रीमेंटल ना हो जाए, यानी कि एक जगह ही सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं, सारे आपके जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, एक वर्ग के लिए ही लागू हो गई और बाकियों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इनकम इनइक्वालिटी को कम भी करना है, वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन होने से रोकना है, यह भी राज्य सरकार की ड्यूटी है। इसके बाद आर्टिकल 39 का डी, महिला हो या पुरुष हो, मेल या फीमेल, अगर उन्होंने इक्वल वर्क किया है, क्या किया है बेटा, इक्वल वर्क, ठीक है, इक्वल वर्क किया है, तो उनको सैलरी भी, पे भी इक्वल ही मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 39 का ई क्या कहता है, अगर किसी आर्थिक तंगी की वजह से, इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से, आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, वो अपना पेट भी नहीं पाल पा रहा है, वो खाना भी नहीं खा रहा है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है, तो ऐसा ना हो कि आर्थिक तंगी की वजह से जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपनी सेहत से ही कॉम्प्रोमाइज करें, खिलवाड़ करें, कुछ ऐसे काम करें जो उनकी सेहत के अगेंस्ट में हो, विपरीत परिस्थितियां हो। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी परिस्थितियां ही ना आने दे राज्य सरकार। ये राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वो ऐसे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों को आने से रोके कि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी की वजह से कुछ ऐसा काम कर रहा हो जो उसके सेहत के खिलाफ हो। क्या ये क्लियर हुआ? फिर आर्टिकल 39 के एफ में कहा गया है कि सरकार ध्यान दे, जो बच्चे हैं और जो युवा हैं उसके राज्य में, उनका शोषण ना हो रहा हो, उनके शोषण होने से रोकना, है ना, ये भी उनका कर्तव्य है। और आर्टिकल 39 का कैपिटल ए क्या कहता है, वो ये मेंशन करता है कि अगर कोई गरीब है तो उसको एक सहायता, लीगल एड, कैसी सहायता, कानूनी सहायता राज्य सरकार प्रोवाइड कराए। ध्यान से समझना, मैंने आर्टिकल 39 से लेकर एफ ए, 39 ए से लेकर एफ तक और 39 का कैपिटल ए, ये यहां मैंने मेंशन करा। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोला। जीवन जीने के लिए साधन राज्य सरकार देगी, जो संसाधन मौजूद है राज्य सरकार के पास उनका बंटवारा बराबर होगा, जो सरकार काम करेगी वो इस पर भी ध्यान दे कि वेल्थ का कंसंट्रेशन होने से रोकना है उन्हें, है ना। फिर महिला हो या पुरुष हो, एक जैसे काम के लिए एक जैसी पे, सैलरी। जो आर्थिक तंगी की वजह से लोग अपनी सेहत से खिलवाड़ करते हैं, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न ना होने दे। और जो बच्चे हैं, जो युवा है, उनका शोषण भी होने से रोकना है, उनके हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और किसी भी गरीब व्यक्ति को एक कानूनी सहायता, फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, ये सब आर्टिकल 39 में मैंने आपको मेंशन करा। उम्मीद करता हूं आपको ये आर्टिकल 39 क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम चलते हैं आर्टिकल 40। देखो आर्टिकल 40 क्या कहता है, देखो यहां मैंने लिखा है ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम। अब आर्टिकल 40 में यहां मेंशन कर देता हूं। आर्टिकल 40 में लिखा है, देखो जब भारत का संविधान बना ना बच्चों, तो भारत के संविधान के बनते बनते बीच में ही महात्मा गांधी जी का जो है देहांत हो गया, इज़न्ट इट। अब महात्मा गांधी, अगर हम महात्मा गांधी जी को अगर हम देखें, किसी ने महात्मा गांधी जी की विचारधारा पढ़ी हो, ठीक है, तो वो ग्राम पंचायतों का सपोर्ट करते थे। भारत के संविधान तैयार होने के बाद इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर, नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, इन सब को लेकर के संविधान में बहुत ज्यादा कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए थे, एक्सेप्ट एक जगह आर्टिकल 40 में लिखा गया था। संविधान के पूरे संविधान में सिर्फ एक जगह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मेंशन था, और वो था आर्टिकल 40, जिसमें लिखा था कि ये राज्य सरकार की ड्यूटी होगी कि वह एक विलेज पंचायत का निर्माण करे। कब तक करे, कैसे करे, इसके बारे में लिखा है, सिर्फ ये लिखा था विलेज पंचायत का ऑर्गेनाइजेशन राज्य सरकार करे। आर्टिकल 40 में ये मेंशन है। क्लियर हुआ? चलिए, अब अगर कोई कहे तो फिर आज की डेट में भी यही चला आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 40 में जो ग्राम पंचायत के निर्माण की व्यवस्था की गई थी, तो इस व्यवस्था में मेंशन नहीं था कि कब तक राज्य सरकार बनाए, पर ये ग्राम पंचायत को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए फाइनली 42 साल बाद, संविधान लागू होने के 42 साल बाद
1992 में ठोस कदम उठाए गए और इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जब हमने भारत के संविधान में शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12 को 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और उसमें 3 टियर सिस्टम किया गया। अच्छा, ये एक अलग से एक लेक्चर है पूरा, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत कैसे होती है, कहां से होती है, उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चोल डायनेस्टी, कैसे यहां पर पहली भारत की सबसे पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बने एंड सो ऑन। वो एक अलग लेक्चर उस पर बन सकता है। फिलहाल हम इसी पे आ जाते हैं वापस। आर्टिकल 41 क्या कहता है? राज्य सरकार अपने राज्य में रह रहे नागरिकों को अधिकार दे काम करने का, शिक्षा का, और अगर वो बेरोजगार है, वो बीमार है, हैंडीकैप है, सक्षम नहीं है, तो उसको पब्लिक सहायता, ध्यान रखना इसमें मैं लिख देता हूं यहां पर, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, ये भी राज्य सरकार की ड्यूटी होगी। जैसे बेरोजगारी भत्ता, वेतन भत्ते देना, वृद्धा पेंशन योजना देना। तो यहां पर कोई व्यक्ति अगर हैंडीकैप है, सक्षम नहीं है, बेरोजगार है, तो उन सब का भी ध्यान रखना, ये राज्य सरकार का कर्तव्य है। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 को मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। देखो, प्रीवियसली क्या होता था, अगर हम भारतीय इतिहास में हम झांके तो हमें पता चलता है कि फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हुआ करते थे, उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं हुआ करती थी कि एक दिन में वो कितने घंटे काम करेंगे। ना ही संडे की छुट्टी होती थी, कोई लंच टाइम का भी कोई ऐसा नहीं था, व्यवस्थाएं वगैरह। तो इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड रिपन, आपने सुना होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, एक लॉर्ड रिपन करके हमारे एक लोकप्रिय वाइसरॉय आए, जिन्होंने सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया और उसमें फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के लिए कुछ व्यवस्थाएं करी। उसे कहा गया मानवीय दशाएं, ह्यूमेन कंडीशन। मानवीय दशाओं का मतलब ये नहीं होता कि आप 16 घंटे काम करो एक दिन में। मानवीय दशाओं का मतलब ये नहीं होता कि आप संडे की छुट्टी ना रखो, लंच टाइम मत रखो, बच्चों से भी काम कराओ, गर्भवती महिलाओं से भी काम कराओ। ये इनह्यूमन कंडीशंस हैं। तो आर्टिकल 42 में लिखा है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, क्या प्रोवाइड कराएगी? मानवीय दशाएं प्रोवाइड कराएगी। मानवीय दशाएं काम करने की, एग्जाम्पल के लिए मैटरनिटी रिलीफ, जो मातृत्व अवकाश दिया जाता है ना, संडे की छुट्टी दी जाती है, सीएल आपको मिलती है, लंच ब्रेक आपको मिलता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में काम करने की व्यवस्थाएं आपको मिलती हैं, वही ह्यूमन कंडीशन में आता है। और ये सरकारी जॉब्स के लिए है, प्राइवेट के लिए नहीं, सरकारी जॉब्स के लिए। तो राज्य सरकार एक मानवीय दशाएं प्रदान करे, ये आर्टिकल 42 में मेंशन है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आर्टिकल 43 पे चलते हैं, ठीक है ना? जस्ट अ मिनट बेटा। ओके, देखो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य सरकार नागरिकों के लिविंग वेज को सिक्योर करे, है ना। उनके लिविंग वेज का मतलब है, देखो अगर लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? भरण पोषण मतलब है अपने उनको प्रॉपर तरीके से अच्छा खाना पीना पहनावा कैसे दे पाएंगे? तो अच्छा भरण पोषण करने के लिए, अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए यहाँ पे 43 में कहा गया है राज्य सरकार चाहे तो राज्य सरकार एक लघु उद्योगों का निर्माण करे। मानो किसी गांव में कोई लघु उद्योग की स्थापना हुई है, तो गांव वालों को नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उनसे वो अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर पाएंगे, तो एक प्रॉपर लिविंग वेज उनको मिल सकता है। तो यहां पर आर्टिकल 43 में लिविंग वेज की बात की गई है। अब यहीं पर 43A में क्या कहा गया है, देखो यहां क्योंकि इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो जो इंडस्ट्रीज है वहां पर दो तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है लेबर डिपार्टमेंट, मजदूर यूनियन वगैरह, एक होता है प्रशासन, कागजी कार्रवाई, क्लरिकल वर्क जहां होते हैं। लेकिन जब भी फैक्ट्री में कोई मीटिंग होती है मैनेजमेंट की, तो उस मीटिंग में क्या वर्कर्स को अलाउड नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब मीटिंग होती है तो भविष्य तो वर्कर्स का भी उसमें डिस्कस किया जाता है। तो 43 कैपिटल ए में मेंशन कर दिया गया है कि इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट की मीटिंग में पार्टिसिपेट करें। तो देखो क्या लिखा है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, उन मजदूरों का, काम करने वाले लोगों का
भागीदारी उसमें मैनेजमेंट में भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 43 कैपिटल ए है। अब हम बात करते हैं 44 की। आर्टिकल 44 में आपको अलग से हम मेंशन कर देता हूं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो ये रहा आर्टिकल 44। ये जो आर्टिकल 44 है ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कहता है बेटा? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म माने समान, यूनिफॉर्म माने क्या हुआ? समान, एक समान। तो एक समान जो है यूनिफॉर्म माने समान, समान माने इक्वल, सिविल माने नागरिक और कोड माने नियम। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि क्लास में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम इस बात का ध्यान नहीं रखते, हम इस चीज पर हम जोर नहीं डालते, ना ही हम इस चीज का भेदभाव करते हैं कि क्लास में किस जाति धर्म और के लोग, किस वर्ग के लोग यहाँ पर आए हैं, महिला हो या पुरुष है, हमें नहीं पता। हमने क्या करा, हमने क्लास में एक नियम कानून बना दिए। क्लास में सभी बच्चों के लिए एक जैसे नियम कानून की आप यही ड्रेस पहनकर आएंगे, सबके लिए एक ड्रेस कोड होगा, सबके लिए एक हेयर कटिंग का प्रावधान होगा, सबके लिए छुट्टी का प्रावधान एक जैसा होगा, होमवर्क का प्रावधान नियम एक जैसा होगा, पनिशमेंट का नियम एक जैसा होगा। हम इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो हमने क्लास के कुछ नियम बना दिए। अब इस क्लास में जो लोग भी, जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे बैठ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं, सबको वो नियम का पालन करना पड़ेगा। सबके लिए एक जैसे नियम बना दिए। हमें मतलब नहीं है कि वो किस धर्म जाति वर्ग को बिलोंग करते हैं, वो कौन सी धारणा, कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सी विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है राज्य सरकार भी क्या करे, अपने राज्य में रहने वाले जो नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए एक जैसे नियम लागू कर दे। हालांकि इसका एक मतलब ये होता है, प्रैक्टिकल अगर हम देखें, इसका मतलब है कि कहीं पर अगर भेदभाव की व्यवस्थाएं हैं, कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और वो डिस्क्रिमिनेशन गलत है, तो ऐसे भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करे राज्य सरकार। ठीक है, कि आप ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये बहुत चर्चा का विषय क्यों बना रहता है? देखो, पहली चीज, हम अपने अपने रिस्पेक्टिव धर्म से बहुत सेंटिमेंटली जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल होने में मुश्किल लगता है, इसको लागू करना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर इसकी मैं आसान भाषा में बताऊं तो सरकार की ये मंशा रहनी चाहिए, और जहां तक है मंशा ये रहती है सरकार की कि समाज में अगर किसी वर्ग, विशेष वर्ग, समुदाय में कोई भेदभाव जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो ऐसी भेदभाव वाली व्यवस्थाओं को खत्म करना। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को एक धर्म फॉलो करने के लिए बोलना, सभी लोगों को एक आइडियोलॉजी पर चलने के लिए बोलना। नो, यहां पर केवल डिस्क्रिमिनेशन खत्म अगर करते हो तो वो भी यूनिफॉर्मिटी ला सकती है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? जहां जहां भेदभाव हो रहा है और जो गलत हो रहा है, जहां पर अत्याचार हो रहा है, शोषण वाले भेदभाव हो रहे हैं, तो शोषण वाले भेदभाव को खत्म करना भी एक प्रकार की यूनिफॉर्मिटी ही कहलाएगी। तो ये परिभाषा डिपेंड करती है, आप क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल 45। अच्छा देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, जब मैंने आप डीपीएसपी स्टार्ट किया था तो यहां पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां देखो क्या लिखा है, गांधीयन प्रिंसिपल। तो ये मैंने यहां पर स्लाइड में अलग अलग क्यों रखा, मैंने सीक्वेंस भी क्यों नहीं लिखा, कि आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब हम आर्टिकल 36 से लेके 51 डीपीएसपी के इन आर्टिकल्स को जब पढ़ते हैं तो उन आर्टिकल्स का भी क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो गांधी जी के विचारों से मेल खाते हैं, तो ये कहलाएंगे गांधीयन प्रिंसिपल्स। वहीं पर जब हम बात करते हैं आर्टिकल 38 की, आर्टिकल 39 की, आर्टिकल 39A, 41, 42, 43, 47, ये आपके आर्टिकल ऐसे हैं जो सामाजिक हैं, सोशलिस्ट हैं। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल 44, 45, ये जो मैंने आर्टिकल लिखे हैं, ये आपके लिबरल, उदारवाद सिद्धांत को के बेस पर आधारित है ना। ये लिबरल प्रिंसिपल है, ये उदारवाद सिद्धांत वाले आर्टिकल्स हैं। तो यहां मैंने इसलिए क्लासिफिकेशन किया जिससे आपको और एक स्टेप आगे बेहतर समझ में आए, क्योंकि आपके एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसर्न विद द गांधीयन प्रिंसिपल, विद लिबरल प्रिंसिपल और सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी स्टेटमेंट उदारवाद सिद्धांत
को बिलोंग करती है, ठीक है, या उदारवाद सिद्धांत पर आधारित है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 45। देखो आर्टिकल 45 कहता है, आप ध्यान रखो, मैंने आर्टिकल 21A आपको जब पढ़ाया था तो आर्टिकल 21A में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई थी। 6 से 14 साल तक के बच्चों का ये मौलिक अधिकार था। अब यहाँ पे आर्टिकल 45 में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रहा है यहां पर भी, पर यहां पर पहली चीज स्टेट की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी। और स्टेट की ड्यूटी क्या है? 0 से 6 साल तक के बच्चों का, 6 से 14 नहीं, 6 साल तक के बच्चों का, देखो अप टू द एज ऑफ 6 इयर्स, 6 साल तक के बच्चों का चाइल्ड केयर, उनका ध्यान रखना, उनकी शिक्षा का ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आपने चाइल्ड केयर से मतलब क्या समझा? आपने सुना होगा आंगनबाड़ी, तो आंगनबाड़ी के द्वारा जो बच्चों का ध्यान रखा जाता है, जो राशन वगैरह दिया जाता है, वो चाइल्ड केयर राज्य सरकार प्रोवाइड कराती है। तो आर्टिकल 45 में ये राज्य सरकार को ये बताया गया है कि वह अपने राज्य में रहने वाले 6 साल तक के बच्चों का ध्यान रखे, उनके न्यूट्रिशन का, खाने पीने का, सेहत का और उनकी शिक्षा का, प्राथमिक शिक्षा का। क्लियर हुआ? ये भी 45 भी, ये दोनों मैंने आपको बताए थे 86th अमेंडमेंट के द्वारा इसमें करेक्शन किया गया। और अभी हम एक और आर्टिकल पढ़ेंगे आगे चल करके, आर्टिकल 51A। क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आर्टिकल 46 वापस मैं यहां बता देता हूं। आर्टिकल 46 देखो यहां लिखा हुआ है। आर्टिकल 46 में बात की गई है कि जो हमारे राज्य के अंतर्गत जो SC ST OBC कैटेगरीज हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो उनके हितों की रक्षा करना, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है। वो कुछ विशेष प्रबंध इनके लिए करे। पिछड़े वर्गों के लिए जो SC STs हैं, इन लोगों के आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करना, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करना, प्रावधान करना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है। तो ये भी गांधीयन प्रिंसिपल से मैच करता है। क्या ये क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 47। देखो 47 आपका आर्टिकल ये रहा। 47 में कह रहा है कि राज्य सरकार जो है लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए और उनके लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को भी इंप्रूव करे, है ना। यानी कि ऐसा ना हो कि मार्केट में, बाजार में, समाज के अंतर्गत कुछ मिलावटखोरी हो रही हो। अब आप देखते हैं जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आते हैं तो खास करके मिठाई देख लो, मावा वगैरह देख लो, नकली दूध पकड़े जाते हैं, नकली मिठाइयाँ, पनीर, नकली दवाइयाँ, नकली दारू। तो इन सब चीज़ों का भी देखरेख करने का जो कर्तव्य है, जो ड्यूटी है, वो स्टेट गवर्नमेंट की है। वो ऐसे एडल्ट्रेट स्टफ को रोके और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रेस करे और उनके न्यूट्रिशनल लेवल और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने का भी प्रयास करे। ठीक है, अब हम 48 की बात करते हैं। आर्टिकल 48 कहता है कि राज्य सरकार अपने राज्य में पशुपालन को बढ़ावा दे। देखो, खेतीबाड़ी, कल्चर, पशुपालन ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस, है ना। यानी कि जो जानवर, स्पेशली दूध देने वाले जानवर जो हैं, जो माइल्ड एनिमल्स हैं, तो जो दूध देने वाले जानवर हैं, ऐसे दुधारू जीव, क्योंकि दूध मानव सभ्यता के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू रखता है, तो जितने भी दूध देने वाले जानवर हैं उन्हें कहते हैं माइल्ड एनिमल्स। उन माइल्ड एनिमल्स की ब्रीडिंग करा करके जो है पॉपुलेशन को रेस करना, पशुपालन को बढ़ावा देना, कल्चर को बढ़ावा देना, इस प्रकार के, है ना, खेती-बाड़ी को बढ़ावा देना और साइंटिफिक लाइंस, है ना, वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर, ये आर्टिकल 48 में लिखा गया है। और यहां तक कि इसमें काउ स्लॉटर पर भी बैन की बात की गई है, गौवध में भी बैन की बात की गई है। और अगर किसी विशेष वर्ग में कोई ऐसा, कोई जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में अगर कंज्यूम किया भी जा रहा है तो सरकार उसकी वैल्यू फिक्स कर देती है ना। अदरवाइज 48 में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सबको बढ़ावा देना। ओके, आर्टिकल 48A में देखो एक ये भी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया कि ये राज्य सरकार की ड्यूटी होगी कि वो वहां के वातावरण, वहां पे जो जंगल वाला एरिया है उसको भी कंजर्व करने की कोशिश करे, उसको बचाए, उसका संरक्षण करे। 49, देखो भारत की जितनी भी धरोहर है, तो राज्यों में जो धरोहर मौजूद है, किसी जैसे लाल किला दिल्ली में हो गया, खजुराहो टेम्पल्स MP में हो गए, तो जो धरोहर है
राज्य में, तो उन धरोहरों की, बिल्डिंग्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उन मोन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स की रक्षा करना भी राज्य सरकार का ही दायित्व होगा, ड्यूटी होगी। क्लियर हुआ? आर्टिकल 50, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम कहते हैं पुलिस, हम कहते हैं बिजली विभाग, हम नगर निगम की बात करते हैं, तो ये सब क्या है? दीज आर एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी, कार्यपालिकाएं हैं। फिर वहीं पर जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला डीएम, तो डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो हम बोलते हैं, लेकिन वो जज नहीं होते, वो केवल उस पर्टिकुलर शहर या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को संभाल रहे हैं, मैनेज करने का काम होता है। तो डीएम जो है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, नगर पालिका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात आर्टिकल 50 में कह रहे हैं, यानी कि ऐसा ना हो पुलिस अपने आप को जज समझ ले, न्यायपालिका समझ ले और खुद ही दंड दे दे, डीएम खुद ही दंड दे दे, है ना, या फिर नगर पालिका खुद ही दंड दे दे। मैं फाइन इंपोज करने की बात नहीं कर रहा हूं, वो कानून को अपने हाथ में लेकर के खुद ही दंड देने की बात कर रहा हूं। तो राज्य सरकार ध्यान रखे कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखे, कार्यपालिका को न्यायपालिका बनने ना दे। ये भी स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है, क्योंकि कार्यपालिका काम करती है अंडर स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? अब इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 के 3 पॉइंट्स हैं। हर राज्य सरकार ये ध्यान रखती है कि भाई अपने राज्यों के नागरिकों की इनकम बढ़े। इनकम बढ़ाने का एक अच्छा सोर्स क्या है कि बाहर की कंपनीज, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, एमएनसीज, उनके राज्य में इन्वेस्ट करे। और कोई भी बाहर की कंपनी राज्य में इन्वेस्ट करने कब आएगी? जब राज्य सरकार वहां पर शांति और सुरक्षा बनाए रखेगी, है ना। जब वहां पे शांति और सुरक्षा होगी तभी तो ऐसा पॉसिबल है, आप बताएं, है ना। तो ध्यान रखें कि जब तक वहां पे शांति और सुरक्षा नहीं बनी रहेगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो आप इसमें पहला तो पॉइंट हो जाएगा कि भाई शांति और सुरक्षा बनाए रखें और इनके जो रिलेशंस हैं वो ऑनरेबल हो। हर राज्य सरकार कोशिश ये करे कि वो अपने राज्य में शांति सुरक्षा बनाए रखे। पॉसिबल है किसी व्यक्ति के लिए एक ऐसी जगह प्लांट या फैक्ट्री डालना जहां पर नक्सलाइट एरिया हो, जहां टेररिस्ट एक्टिविटीज हो? मतलब ही नहीं है। तो जहां शांति सुरक्षा होगी, सबसे पहला पॉइंट वो आएगा। फिर उस राज्य के रिलेशन भी मधुर होने चाहिए, रिलेशन ऑनरेबल होने चाहिए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट इसमें हो सकता है कि राज्य सरकार का मानो अगर कोई विवाद हुआ भी है तो उस डिस्प्यूट को भी आर्बिट्रेशन के द्वारा, मध्यस्थ के द्वारा सुलझाने का प्रयास करे। ये 3 पॉइंट्स आर्टिकल 51 में दिए गए हैं। तो बच्चों, ये फिलहाल मैंने आपको आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पार्ट 4 डीपीएसपी मैंने कंप्लीट कराया। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको इन सभी आर्टिकल्स की परिभाषा अच्छे से समझाई हो और आपको बहुत बेहतर समझ में भी आई हो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको और ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। कमेंट बॉक्स पर मुझे जरूर लिखें। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो अब जो लेकर आऊँगा इट विल बी ऑन पार्ट 4A। हम बात करेंगे अगली वीडियो में पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद हम आगे पॉलिटी के सिलेबस को बढ़ा देंगे। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई, उम्मीद करता हूं। अगली क्लास तक के लिए जय हिंद एवरीवन बच्चों।